हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। जैसे कि इसके नाम से क्लियर है, ये एक्ट क्या कर रहा है, आपको स्पेसिफिक रिलीफ देने की बात कर रहा है। तो किस रिगार्ड में स्पेसिफिक रिलीफ दे रहा है? ये रिलीफ दी जाएगी इन फॉर्म ऑफ द स्पेसिफिक पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन स्पेशल केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट या फिर रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और एक होता है इंजंक्शन यानी प्रिवेंटिव रिलीफ। प्रिवेंटिव रिलीफ कब दी जाती है? रोकने के लिए। किस चीज को? एक ऐसे ग्रीवेंसेस को जो होने वाले हैं या फिर जिन्हें करने की धमकी दी जा रही है, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिलीफ। ठीक है, इस एक्ट में आप देखेंगे कि अपने पास टोटल जो सेक्शन है वो 44 टोटल सेक्शन है, और इसकी जो एक्सटेंड डेट है यानी कमेंसमेंट जो डेट है ये है 1 मार्च 1963। अब बात करते हैं इसका पर्पस क्या है। ये जो लॉ है ये डिफाइन करता है और ये अमेंड करता है। ये लॉ डिफाइन करता है और अमेंड करता है लॉज रिलेटिंग टू द स्पेसिफिक रिलीफ, उसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो टोटल सेक्शन रहेंगे वो 44 रहेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे इसका डेफिनेशन सेक्शन। तो सेक्शन 2 हमको डेफिनेशन प्रोवाइड कराता है। इसमें ना देखिए 5 डेफिनेशन दे रखी हैं। पहले जो डेफिनेशन है वो ऑब्लिगेशन को डिफाइन करती है, जो सेकंड डेफिनेशन है वो सेटलमेंट के बारे में बता रही है, और ट्रस्टी को बताया गया है। तो ऑब्लिगेशन बोले तो क्या होता है? ऑब्लिगेशन एक ड्यूटी है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होती है, यानी कोई भी ड्यूटी, आपकी ड्यूटी है टू मेंटेन योर पेरेंट्स इफ यू आर अ मेजर पर्सन। तो एनी काइंड ऑफ ड्यूटी विच इज इन्फोर्सेबल इन अ लॉ, तो इट्स अ ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब बात करते हैं व्हाट इज द सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या होता है? एक तरीके का दस्तावेज है या फिर इंस्ट्रूमेंट है। उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या होता है, या तो डिवॉल्व किए जाने की क्या चीज, आपके राइट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी, या फिर डेस्टिनेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्पोज्ड ऑफ होने की, या फिर एग्री टू डिस्पोज ऑफ सच राइट्स या फिर सच प्रॉपर्टी। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए और आपके राइट्स जो डिवॉल्व हो रहे हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट में अगर उनको क्या कर दिया जाए, लिख दिया जाए, एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया जाए, उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, तो वो सेटलमेंट बन जाता है। पर इसमें इसको बोला गया अदर देन द बिल और अदर देन द कॉडिसिल। कॉडिसिल और बिल को सेटलमेंट की डेफिनेशन में नहीं इंक्लूड किया गया है, ये आपको याद रखना है। ट्रस्ट वर्ड को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है कि व्हाट इज इन रियल यानी एक्चुअल सेंस व्हाट इज द ट्रस्ट। ओनली हमें रेफर कर देता है कि भाई आप इंडियन ट्रस्ट एक्ट में सेक्शन 3 है, वहां जाकर आप पढ़ लीजिए, और चैप्टर जो 9 है वो ट्रस्ट के बारे में बात करता है। अब ट्रस्टी कौन होता है? ट्रस्टी एक ऐसा पर्सन होता है जो होल्ड करता है प्रॉपर्टी इन अ ट्रस्ट। ट्रस्टी कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं हूँ, मेरे पास मान लीजिए ये पीस ऑफ लैंड है, और मैं क्या करती हूँ, इसको मैं चाहती हूँ कि दिस प्रॉपर्टी शुड बी यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन या फिर विडो लेडीज। अब यहाँ विडोज के लिए यूज करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, इस प्रॉपर्टी का एक ट्रस्ट क्रिएट कर दूंगी और बोलूंगी, और यहाँ पर एक ट्रस्टी बना दूंगी कि ही विल मेंटेन द प्रॉपर्टी फॉर द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी कहलाएगी? ट्रस्ट प्रॉपर्टी कहलाएगी, और दैट पर्सन हु इज टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी वो कहलाएगा ट्रस्टी। ठीक है, उसके फेवर में एक जो व्यक्ति, जैसे कि मैं भी अपने आप को एक ट्रस्टी की पोजीशन में या फिर उसके कैरेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, अब आगे आते हैं सेविंग क्लॉज। इसमें सेक्शन जो 3 है, सेक्शन 3 क्या बात कर रहा है? सेक्शन 3 ये कहता है कि भाई ये जो आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिलीफ दे रहा है, ऐसे नहीं जर्नल वाली रिलीफ नहीं दे रहा है, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपके पास अवेलेबल है। व्हाट काइंड ऑफ लाइक रेमेडीज अवेलेबल इन अ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट? फर्स्ट, जैसे कि आपने डैमेजेस रिकवर करने हैं, जनरल डैमेजेस रिकवर करना है, या फिर लिक्विडेट डैमेजेस रिकवर करने हैं,
ठीक है, फॉर द कॉम्पनसेशन सूट फाइल करना है तो वहां बता रखा है। पर यहाँ पे ओनली ऑन द सर्टेन काइंड ऑफ द रिलीफ की बात की गई है कि या तो स्पेसिफिक पोजेशन चाहिए आपको प्रॉपर्टी का, मूवेबल प्रॉपर्टी है चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। फिर बात करते हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसेशन करवाना है, उसमें बाय फ्रॉड बाय मिस्टेक कोई भी क्या हो गया एरर है तो उसको आपको क्लैरिफाई करवाना है, उस काइंड की रिलीफ यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं, और फिर ये कह रहा है कि भाई किसी भी पर्सन को डिप्राइव नहीं करेगा राइट टू रिलीफ विच ही मेव अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अगर आपका कोई भी राइट ब्रीच हो चुका है, राइट वायलेट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट में उसके लिए रेमेडी डिफाइन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो टू द कॉन्ट्रैक्ट। इफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज साइलेंट और यू वांट टू स्पेसिफाई योर रिलीफ तो फिर आप यहां आ जाओगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। ठीक है, और ये कहता है जो सेक्शन 3 है ये रजिस्ट्रेशन एक्ट को भी इफेक्ट नहीं करेगा, यानी कि अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट को कहीं पर भी मैंडेटरी बना रखा है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में, किसी भी डॉक्यूमेंट के संबंध में कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर होने चाहिए अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो वो चीज प्रवेल करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर 2 की, स्पेसिफिक रिलीफ चैप्टर 2 पार्ट 2 है इसका, जो बात करता है रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी का पोजेशन आपको रिकवर करना है, तो कैसे रिकवर करोगे। सेक्शन 5 है इस एक्ट का, वो कहता है अगर कोई पर्सन एंटाइटल है, अगर कोई पर्सन एंटाइटल मतलब यू हैव अ टाइटल ओवर अ प्रॉपर्टी देन यू कैन फाइल अ सूट, अदरवाइज यू विल नॉट फाइल अंडर सेक्शन 5। ठीक है, तो यानी कि आपको इस, जैसे कि ये पीस ऑफ लैंड हमने बनाई थी, ये मिस्टर ए है और ये क्या है, ये इसके ऑनर है, और यहाँ पर तो हम सेक्शन 5 को डिस्कस कर रहे हैं अभी। सेक्शन 5 आपको क्या बोल रहा है, अगर कोई व्यक्ति है वो कि क्या है, एंटाइटल है किस चीज के लिए, पोजेशन के लिए, किसी भी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए, तो वो सीपीसी के थ्रू, सीपीसी यानी बोले तो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में अपना सूट फाइल करके अपनी ऑनरशिप यानी कि टाइटल को प्रूव करके क्या कर सकता है, पोजेशन को ले सकता है। ये सेक्शन 5 आपसे बात करता है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या कहता है, सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अब जो सूट फाइल किया जाएगा यानी कि क्लेम किया जाएगा वो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा जिसको कि डिस्पोजेस्ड किया गया है, जिसका कि पोजेशन हटा दिया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी से। तो सबसे पहले हमें क्या रिक्वायर होगी, हमें एक पर्सन चाहिए जो कि डिस्पोजेस्ड किया गया हो विदाउट हिज कंसेंट ओवर द इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि जो प्रोसेस बता रखा है कि अगर आपको किसी व्यक्ति को एविक्ट करना है या फिर उसको डिस्पोजेस्ट करना है तो उसके लिए भी लॉ ने प्रोसीजर बता रखा है। आप उस प्रोसीजर के थ्रू क्या कर सकते हो, उसको डिस्पोजेस्ट कर सकते हो। अगर वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है तब, और उसकी कंसेंट के बिना आपने उसको हटाया है, तो ऐसा व्यक्ति धारा 6 के तहत क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है और उस पोजेशन को वापस यानी रिकवर करवा सकता है। पर उसके लिए उसको क्या करना होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ द डिस्पोजेशन उसने सूट फाइल करना है विद इन अ 6 मंथ, विद इन अ 6 मंथ। ये टाइम पीरियड यानी ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेट ऑफ डिस्पोजेशन से उसे विद इन 6 मंथ में सूट फाइल करना है। और सेक्शन 6 के तहत जो सूट है ना वो कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप फाइल नहीं कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट ने आपको डिस्पोजेस्ट किया है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से, और तो फिर आप क्या करोगे, तो अब वहां पे आपके लिए कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी। और इवन जो सेक्शन 6 है एक प्रकार का ये एक शॉर्ट रिलीफ दे रहा है आपको, स्पेसिफिक रिलीफ दे रहा है, जिसमें आपको सीपीसी का प्रोसीजर फॉलो करने के बजाय विद इन 6 मंथ में यानी कि फास्ट ट्रैक प्रोसीजर यहाँ पे रन होगा। इसमें अपील नहीं लाई होती है और ना ही इसमें रिव्यू लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन फाइल किया जा सकता है। क्या फाइल किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन फाइल किया जा सकता है अंडर सेक्शन 6 में। ठीक है, और जो सबसेक्शन 4 है इसका वो कहता है दिस सेक्शन शैल नॉट बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टैब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजेशन। अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि आप अपना टाइटल शो करके, टाइटल प्रूव करके उस प्रॉपर्टी का पोजेशन वापस ला सकते हो, तो ये सेक्शन आपको नहीं रोक सकता है। सेक्शन 5 और 6 में क्या अंतर है, सेक्शन 5 ये कहता है कि ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का आप सूट फाइल करोगे ये एक प्रॉपर सूट होगा जो कि 12 साल के अंदर आप दाखिल कर सकते हो। पर लेकिन इसके लिए जो सेक्शन 6 में जो समय सीमा है वो 6 महीने की है कि अगर आपको डिस्पोजेस किया गया है तो आपने क्या करना होगा, विद इन 6 मंथ में ही सूट फाइल करना होगा। सेकेंड यहाँ पे डिफरेंस इस ग्राउंड पे भी बनता है कि ये जो सेक्शन 5 में अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी है इसमें क्या होगा कि सरकार के अगेंस्ट सूट फाइल
नहीं किया जाएगा। सेक्शन 6 ये बोलता है, हाँ, ओवर द टाइटल, यानी कि आपको टाइटल प्रूव करना होगा। सेक्शन 5 में आपको टाइटल प्रूव करने के बाद ही प्रॉपर्टी रिकवर कर पाएंगे, पर सेक्शन 6 में अगर कोई व्यक्ति डिफेक्टिव टाइटल वाला भी है तो ऐसा पर्सन भी सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, अब जो सेक्शन 7 और सेक्शन 8 है ये बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में, जिसको कि हम कल देखेंगे। यानी अगर न्याय का कोई भी ऑर्डर आया है कि वो क्या करता है, वो डिसमिस करता है आपके सूट को फॉर व्हाट, फॉर द डिफॉल्ट। अब वो डिफॉल्ट कैसा हो सकता है, कॉस्ट का डिफॉल्ट हो सकता है, वो लिमिटेशन का डिफॉल्ट हो सकता है। तो ऐसे उसमें हम उसको डिक्री नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे, उसको डिक्री नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई डिक्री की। और देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूरा की पूरा रिटन में बनता है कि व्हाट इज डिक्री, डिफाइन द डिक्री, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिक्री वी हैव। तो हमें पूरा डिक्री की डेफिनेशन को एज इट इज याद रखना है। ओके, अब इसने इसके एक्सप्लेनेशन में हम बात करते हैं तो इसने वही प्रिलिमिनरी डिक्री के बारे में बताया कि अ डिक्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग हैव टू बी टेकन। द डिक्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट and can be completely disposed of. Before the suit can be completely disposed of, and when it is final, it is final when such adjudication completely dispose of the suit. When the adjudications क्या करता है, finally dispose of कर देता है सूट को। और ये पार्टली प्रिलिमिनरी हो सकती है और पार्टली फाइनल भी हो सकती है। आपको याद रखना है कि हमारी जो डिक्री है वो प्रिलिमिनरी भी है, फाइनल भी है, और उसके साथ साथ पार्टली प्रिलिमिनरी भी है और पार्टली फाइनल भी है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन बनता है तो आप इतना याद रखोगे। ठीक है, ये तो हो गया पूरा डिक्री के बारे में। अब जो प्रिलिमिनरी डिक्री है वो किन मामलों में पास की जा सकती है, उसके लिए एक लिस्ट आपको तैयार रखनी है। जैसे कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका पोजेशन आपको चाहिए, अगर मॉर्गेज की हुई प्रॉपर्टी है आपको उसको रिडीम करवाना है, फोरक्लोजर का कोई सूट है, तो इन मामलों में क्या होता है, मीन्स प्रॉफिट चाहिए। तो इन मामलों में प्रिलिमिनरी डिक्री पहले दी जाती है। जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट फाइल होता है, ऐसे मामलों में पोजेशन के लिए, पार्टीशन के लिए, सेपरेशंस के लिए, फोरक्लोजर, रिडेम्पशन, इन सब मामलों में प्रिलिमिनरी डिक्री को पास किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे डेफिनेशन क्लॉज में इसका जो सबसेक्शन 3 है उसमें डिक्री होल्डर वर्ड को डिफाइन किया गया है। तो हु इज अ डिक्री होल्डर, वही पर्सन है यानी जिसके फेवर में क्या हुई है, कोई डिक्री पास हुई है, जिसके फेवर में कोई डिक्री पास हुई है या फिर एक्सक्यूजनेबल ऑर्डर पास हुआ है। एक्सक्यूजनेबल ऑर्डर, एक्सक्यूट इसको बोलेंगे कि एग्जीक्यूट किया जा सकता है कोई भी ऑर्डर उस व्यक्ति के फेवर में। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे डिक्री होल्डर था वहीं पे हम जेडी भी देख लेते हैं। देखो, डिक्री होल्डर को आप डीएच भी बोल सकते हो, और जो अपने पास जिसके अगेंस्ट जजमेंट जाता है उसको हम जजमेंट डेटर बोलते हैं। उसको हम सेक्शन 10 में सेक्शन 2 के सबसेक्शन 10 में देखते हैं। जेडी कौन है, वही पर्सन जिसके अगेंस्ट कोई भी डिक्री पास हो गई है या फिर कोई भी एक्सक्यूजन कैपेबल ऑफ द एक्सक्यूजन हैज बीन मेड। ठीक है, कोई भी ऑर्डर है जो एग्जीक्यूट किया जा सकता है अगेंस्ट हिम, तो वो माना जाएगा। अब क्या आता है, 4 में देख लेते हैं। 4 में डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन दे रखी है। डिस्ट्रिक्ट बोले तो क्या, कोई भी लोकल लिमिट ऑफ द जुडिक्शन ऑफ द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ द ओरिजिनल जुडिक्शन, उसको बोलेंगे। ठीक है, फॉरेन कोर्ट क्या, ऐसा फॉरेन कोर्ट यानी विदेशी न्यायालय कौन सा होगा, जो भारत से बाहर स्थित होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ना तो रन हो रहा है ना ही उसको स्टैब्लिश किया गया है। फिर विदेशी निर्णय कहाँ आता है, ये भी 2(6) में बता रखा है। विदेशी बोले तो जजमेंट, यानी कि विदेशी न्यायालय का जजमेंट हो जाता है। गवर्नमेंट प्लीडर कौन होता है, एक ऐसा ऑफिसर होता है जो कि अपॉइंट होता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट परफॉर्म करने के लिए क्या फंक्शंस, जो कि क्या किए गए, इम्पोज किए जा रहे बाय दिस कोर्ट, बाय द गवर्नमेंट। फिर आते हैं हाई कोर्ट कहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 का 7A में हाई कोर्ट बता रखा है, यानी अंडमान निकोबार आइसलैंड का, मीन्स द हाई कोर्ट इन कलकत्ता। इंडिया की बात करें, इंडिया कहाँ डिफाइन है, तो यहाँ पे इंडिया भी डिफाइन किया हुआ है। 2(8) के अंदर जजमेंट को जज को डिफाइन किया गया, और जज का वर्ड यूज हुआ है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए सिविल कोर्ट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए सिविल कोर्ट। जजमेंट क्या होता है, कोई भी स्टेटमेंट जो गिवन किया जाता है बाय द जज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर, यानी कि जजमेंट जो वर्ड है वो भी आपको याद रखना है। और फिर जजमेंट लेटर हमने देख लिया। एक एलआर आता है, एलआर बोले तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो कहाँ होता है, वो 2(11) में बता रखा है, यानी एक ऐसा पर्सन जो कि क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, एस्टेट ऑफ द डिजीज्ड पर्सन को। और इसमें इंक्लूड होता है कोई ऐसा व्यक्ति वो क्या कर रहा है,
इंटरमेडल करता है विद द स्टेट ऑफ डिजीज, यानी कि अगर मान लीजिए मेरी मृत्यु होने के बाद जो भी व्यक्ति मेरी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम एलआर बोलेंगे, या फिर मेरे मरने के बाद जिन जिन व्यक्तियों को प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी उनको भी हम एलआर की तरह देखते हैं, या फिर जो मेरे बिहाफ पे सूट फाइल कर सकते हैं या फिर मेरे बिहाफ पे उन पे सूट फाइल किया जा सकता है। ये सभी एलआर की डेफिनेशन में आते हैं। अब आते हैं मीन प्रॉफिट। मीन प्रॉफिट क्या होते हैं? ऐसे प्रॉफिट्स होते हैं जो कि रॉन्गफुली पजेस्ट की गई प्रॉपर्टी से एक्वायर किए जाते हैं। मीन प्रॉफिट क्या होते हैं? जो रॉन्गफुली पजेस्ट की गई प्रॉपर्टी से एक्वायर किए जाते हैं, और इसमें क्या होता है कि इस पे जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो रेट रहता है वो भी इंक्लूड होता है। प्रॉफिट से आप पे जो ब्याज लग सकती है, आपने जो प्रॉफिट कमाया उसमें जो ब्याज लगेगी वो भी इंक्लूड किया जाता है। बट इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता? अगर आपने रॉन्गफुली परचेस की गई प्रॉपर्टी पे कुछ भी डेवलपमेंट कर दिया है और बाय योर मनी, आपने अपने पैसों से वो डेवलपमेंट किया है, तो उससे वो पैसा वसूल नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो इम्प्रूवमेंट से आपने कोई प्रॉफिट अर्न किया है, उस डेवलपमेंट से आपने कोई प्रॉफिट अर्न किया है, तो उस पर क्या नहीं होगा, उससे वो चीज़ रिकवर नहीं की जाएगी। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है 13 में 213 में कि भाई क्या होता है, ग्रोइंग क्रॉप्स इंक्लूड होती हैं इसमें। फिर आते हैं 14 214 क्या कह रहा है, ऑर्डर डिफाइन कर रहा है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट का विच इज नॉट अ डिक्री, विच इज नॉट अ डिक्री। ये जो विच इज नॉट अ डिक्री वाला है वो, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और कल जो हम देखने वाले हैं वो हम शुरू करेंगे कहाँ से, हम देखेंगे प्लीडर की डेफिनेशन हमने की, हाँ ऑर्डर की डेफिनेशन से 214